गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हो, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने और जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और अब आगे फिर नौशी आपी ने अपना सैलून बनाना था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अबू जी से हेल्प लेने के लिए बात की। अबू जी ने कहा ठीक है, आप सैलून के लिए जगह ढूंढ लो, वहाँ का सारा खर्चा, चीज़ें खरीदने का और किराए का मुझे बता देना, मैं पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बाद वो किराया आप शुबाना को देते रहना। खैर, एक दिन अबू जी थोड़े से बेहतर हुए तो शुबाना को पास बुला कर कहते कि नौशी की तरफ से जो किराया आएगा और कुछ ऊपर किराएदारों से पैसे आएंगे, और मेरी बीमा पॉलिसी जो कि नईम के नाम उस वक़्त की थी, लेकिन सारे पैसे वो सना के हैं क्योंकि आपके दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है। अब वो पैसे सिर्फ सना के ही हैं, इसलिए मैंने तुम सब बहन भाइयों को इकट्ठा करके उस दिन भी इस बीमा पॉलिसी के बारे में बता दिया था कि बेशक नाम नेम का लिखा हुआ है, पर उन पैसों पर हक सना का होगा। कोई भी इसमें किसी को मसला नहीं होना चाहिए। फिर तुम इन सारे पैसों का खुद ही जहेज़ बना लेना और अपनी भी शादी आराम से कर लेना और सना की भी, और जब तक नहीं शादी होती तब तक आराम से पैसे खाती रहना। किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और ना ही किसी का मुंह देखना पड़ेगा। तुम्हारे भाइयों को मैं जानता हूँ, वो कभी भी तुम दोनों को संभाल ही नहीं सकते। और भी इसी तरह की बातें छोटी मोटी करते रहते थे और हर वक्त उनके मुंह से यही बस अल्फाज निकलते रहते थे कि उनको, मतलब इमाम नज़ीर लोगों को हमसे क्या दुश्मनी थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे याद है जब मैं और शबाना कुछ वक्त के लिए लेट जाती कि अबू जी अब सो गए हैं, हम भी अब थोड़ी देर लेट जाते हैं, मगर थोड़ी देर बाद ही अबू जी उठकर दुखी तासुरात लिए कभी मेरी तरफ देख रहे होते तो कभी शबाना की तरफ देख रहे होते। मैं क्योंकि जाग रही होती थी, मुझे खांसी सोने ही कहाँ देती थी। एक्चुअली रात तो सबके मुकद्दर में होती है, पर नींद सबके मुकद्दर में नहीं होती है ना। खैर, अबू जी की इस तरह की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे। मैं अपने आंसू साफ करके अबू जी को कहती, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही आपको? अबू जी से बहुत मुश्किल से आवाज़ गले से निकलती थी, बहुत मुश्किल से बोले, नहीं नींद आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों फिर दुआ करते हैं। कहते कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, कैसे करूँगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आंखें बंद करके दिल में ही दुआ करें, बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको नींद नहीं आती तो इसी तरह से दुआ कर लिया करें, ठीक है? अबू जी ने भी हाँ में सर हिला दिया। बस इसी तरह से वक्त गुजर रहा था कि 14 फरवरी वैलेंटाइन आया। हमने सोचा कि आलिया भाभी नई नई हमारे घर आई हैं तो क्यों ना उनके लिए वैलेंटाइन वाले दिन टिक्का पार्टी की जाए, फिर अबू जी का भी दिल बहल जाएगा। मुझे याद है उस दिन अबू जी को फिर से ऑक्सीजन की कमी होने लगी, सांस में उतार चढ़ाव आ रहे थे, तो हमने नईम को फ़ोन किया जो कि अपनी बीवी को लेकर, हम तो समझे थे कि शॉपिंग पर गया है, पर वो दोनों तो गाज़ियाबाद पहुंचे थे। हमने कहा कि अबू जी की तबीयत नहीं ठीक, तो प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ, अबू जी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। कहता अच्छा मैं आता हूँ, पर इतनी देर लगा दी, 2 घंटे गुजर गए पर वो नहीं आया। फिर हमने नईम के दोस्त अली को फ़ोन किया कि तुम आ सकते हो, अबू जी को लेकर जाना है, दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। और वो 10 मिनट बाद ही हमारे घर पहुँच गया। अबू जी को लेकर बाहर फाजत घर भी पहुंचा दिया और दवाइयाँ भी सारी लेकर आ गया। हम जितना अली का शुक्रिया अदा करें उतना कम है। खैर, हमारे हमसाए सजावल, बिलावल, छोटा हनी, नईम, मैं, शबाना, हम सब ने मिलकर चंदा डालकर एक छोटी सी टिक्का पार्टी रखी ताकि नई भाभी हमारे घर में कंफर्टेबल फील करें। आलिया ने रोज़ा भी रखा था। शबाना की भी सालगिरह का केक हमने काटा हनी सलामत के आने के बाद, और मैं बार बार अबू जी को देखने के लिए किसी न किसी चीज़ के बहाने सबसे नीचे तीसरे पोर्शन पर चक्कर लगा रही थी, ये जानने के लिए कि अबू जी की तबीयत कैसी है। पता नहीं, मेरे दिल में कुछ तो बात थी जो परेशान कर रही थी, बेचैनी थी। लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म होने वाला हो। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी कि ये हो क्या मेरे साथ रहा है, इसलिए अपनी ये हालत किसी के आगे अयां भी नहीं की। यही सेम मेरी हालत अम्मी जी की दफ़ा भी थी। अम्मी जी को जब हॉस्पिटल लेके गए तब मैं दुआ कर रही थी उनके लिए, पर दिल मुरझा रहा था, अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना दूर होने वाला है, समझ ही नहीं आ रहा था। तब भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। खैर, टिक्का पार्टी से फारिग होकर हम सब ने मिलकर गेम्स खेलने का प्रोग्राम बनाया, यानी क्वेश्चन पार्सल, ताकि थोड़ा बहुत एंजॉय किया जाए। जब आलिया की बारी आई, मैंने मुस्कुराते हुए अपनाइयत से कहा कि भाभी
अब आपकी बारी आ गई, आप हमें कोई सा भी सॉन्ग सुना दो। मैं इतने फ्रैंक होकर उनको इजी करवा रही थी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर नीचे फेंका और मुझे उखड़े अंदाज में कहने लगी, मैं इस तरह की ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनाना। मैंने हैरान होकर नेम की तरफ देखा तो नेम ने मुझे हाथ से इशारा किया कि छोड़ दो इसे। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद नीचे चली गई और नीचे जाकर जानबूझकर ड्रामा था या फिर सच में उसकी सांस उखड़ी थी, ये तो तब हमें मालूम ना था। खैर, नईम ने इशबाना को नीचे बुलाया, हम सब ने अपनी पार्टी ख़त्म की और नीचे आए। बीपी चेक करने पर पता चला कि बीपी तो नॉर्मल है, इसलिए इशबाना ने उसे शहद का एक चम्मच एमी खिला दिया। तो 5 मिनट बाद क्या, वो उसी वक्त सही भी हो गई। तभी फिर हमें पता चला कि ये सरासर हमें मामू बनाया जा रहा था और ये इनका जनाब पहला ड्रामा था आशियाना हाउस में। खैर, सब घर में सो रहे होते थे और मैं और शबाना अबू जी की तमाशदारी में मसरूफ़ होते थे। एक दिन मुझे याद है, अबू जी की तबीयत एकदम से बिल्कुल सही हो गई। ना तो उनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी और ना ही कोई चलने फिरने में मसला हो रहा था। बिल्कुल सही एक्टिव होकर कहते, मुझे भूख लगी है, क्या पका है। हमने खुशी और हैरानी के मिले जुले अंदाज में कहा कि काले चने पके हैं। अब वो कहते ठीक है, मुझे रोटी दो। रोटी खाने लगे तो उनसे खाई नहीं जा रही थी। कहते शबाना से कि पता नहीं ये मैं खा रहा हूँ तो सीने में जलन सी हो रही है। शबाना कहती है आपकी तबीयत नहीं ठीक थी ना, इसलिए। अबू जी कहते कब कब की तबीयत ख़राब थी, उनको कुछ भी याद नहीं था। उनको ये तक नहीं याद था कि नेम की शादी हो चुकी है। जो नेम का कमरा था और कमरे की तरफ इशारा करके कहते कि इस कमरे में बैठते हैं। वहाँ बैठे फयाज भाई को नीचे बुलाकर हमने मिलकर दुआ की। मैं और शबाना तो बहुत खुश हुए कि अगर वाकई अबू जी ठीक हो गए हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। हमने दुआ शुरू की। मैंने उस वक़्त रोए में देखा कि अबू जी ने सफ़ेद लिबास पहना है और किसी बाग में किसी दरख्त का फल यानी कि कोई सेब वगैरह खा रहे हैं। उस वक़्त तो हमें ये रोया समझ में नहीं आई थी। एक्चुअली हमें लगा कि किसी बाग का सेब खा रहे हैं, मतलब वो शिफा याब हो रहे हैं शायद। फिर बाद में पता चला कि अबू जी ने सफ़ेद लिबास पहना था, मतलब उनका ये ज़िंदगी का सफ़र अब ख़त्म होने वाला था। खैर, अगले दिन आलिया के माँ बाप के बारे बार बार कहने पर उनका फैमिली हॉस्पिटल, आर्मियों का CMH शायद नाम था उसका, उसमें लेकर गए। मैं वो सीन कभी भी नहीं भूल सकती जब अबू जी को इमरजेंसी में एक बेड दे दिया गया। मैं कुछ देर के लिए अबू जी के पास जाकर बैठ गई। अबू जी गाने लगे, चुरा के दिल मेरा ये तो गई। मैंने हंसकर कहा, कौन दिल लेके गई आपका। अबू जी ने हंसकर एक नर्स की तरफ एमी इशारा किया, ये नर्स ले गई मेरा दिल। फिर हम दोनों हंसना शुरू हो गए। एकदम से मेरे जहन में वहीं बैठे बात याद आई। जब हम इस हॉस्पिटल में लेके आने लगे थे तब अबू जी शबाना को और मुझे कहते कि अब बस मेरी कहानी ख़त्म होने लगी है। मैंने कहा, अबू जी प्लीज़ ऐसी बातें ना करो आप, अपने लिए नहीं तो कम से कम हम दोनों के बारे में ही आप सोच लो। हमारा क्या होगा आपके बगैर, हम कैसे जिएंगे। ये कहकर मैं उनके गले लग गई और शबाना भी कहती, आप खुदा आपको उम्र दराज करे। ये कहकर शबाना भी अबू के गले लग गई। अबू जी की आंखों में आई नमी को मैं साफ देख रही थी। उनको हम दोनों की कितनी फ़िक्र थी कि मेरे बाद इनका क्या होगा। खैर, अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी कि अबू जी कहते कि मुझे छोटा पेशाब आया है। मैंने मेल नर्स से पूछा कि वॉशरूम किधर है, इनको वॉशरूम जाना है। नर्स कहता कि ये चलकर कैसे जा सकते हैं, मैं इनके लिए चेयर भिजवाता हूँ। वो तो नहीं लेकर आए, इसलिए मैंने खुद ही चेयर के लिए हर किसी से पूछा पर कोई चेयर मिल ही नहीं रही थी। फिर अबू जी कहते कि चलो वॉशरूम चलें। मैंने कहा, अबू जी चेयर नहीं कोई दे रहा। तो कहते चलो फिर मैं चलकर चला जाता हूँ। मैंने परेशानी में कहा, आप चल लेंगे। कहते हाँ मैं चल लूँगा। मैं अबू जी को पकड़ कर एहतियात के साथ बाहर लेकर आई तो नईम अबू को वॉशरूम लेकर गया और बार बार हनी को बुलाने का कहे, जो कि बाहर फ़ोन सुन रहा था। हनी भी अंदर ना आए और नईम से अपना बाप ना संभाला जाए। फिर हनी अंदर वॉशरूम में गया तो 2 हट्टे कट्टे आदमी हो के भी एक आदमी को उनसे संभाला ना जा रहा था। अबू जी को जब बाहर लेकर आए, मुझे इतना रोना और तरस आ रहा था कि अबू जी ने अपनी शलवार एक हाथ से पकड़ी थी, नाला ना बंधने की वजह से, जो कि नईम और हनी सलामत से संभाले न गए।
तो अबू जी के कपड़े वॉशरूम में ही गीले करके आ गए। ये भी ना किया कि उनकी शलवार का नाला ही बांध दें, पर उन्होंने ऐसा ना किया। गीले कपड़ों के साथ आहिस्ता आहिस्ता वो उन दोनों का सहारा लेकर चले आ रहे थे। उन्हें बाहर देखकर बड़ा सीनियर डॉक्टर डांटने लगा कि इनको चला क्यों रहे हो, इनकी ऐसी कंडीशन नहीं है, कुर्सी कोई मंगवा लेते। मैंने फ़ौरन कहा कि चेयर मंगवाई थी, कोई भी दे ही नहीं रहा था, और ये मेल नर्स ने भी कहा था कि अभी लाता हूँ, और इसके बाद ये गायब भी हो गए। बहरहाल आप इनको फ़ौरन लटाओ। वो कहते कि बहरहाल इनको आप फ़ौरन लटाओ, मैं हनी के साथ बाइक पर जाकर घर में अबू जी के कपड़े लेने चलेगी ताकि गीले कपड़े तो उनके उतारे जाएं। खैर हॉस्पिटल में जब कुछ पेपर साइन होने के बाद अबू जी को उन्होंने एडमिट कर लिया था। एक दिन इसी तरह से एक दिन हम दोनों के साथ अली भी गया था ताकि हम दोनों की मदद हो सके, क्योंकि हमने खाना लेकर हॉस्पिटल जाना था। तब नईम तो हॉस्पिटल में ही अबू जी के पास था। एक्चुअली वहाँ सिर्फ एक बंदे को ही रहने की इजाज़त थी, इसलिए वहाँ सारे मरीज़ मेल होने की वजह से नईम को अबू जी के पास रहने दिया था। और फ़हीम भाई भी रोज़ ड्यूटी से फारिग होकर रात नईम को रेस्ट के लिए बाहर भेज देते और ख़ुद अबू जी के पास ठहर जाते। हालांकि वो खुद थके होते थे, फिर भी। खैर एक दिन अली को हमने फ़ोन किया कि हमने खाना लेकर जाना है हॉस्पिटल, तुम आ सकते हो? कहता जी आप ही, मैं अभी आ जाता हूँ। ये कहते ही वो कुछ देर बाद आ गया। नीम को रेस्ट के लिए बाहर भेज दिया और हम तीनों अंदर बैठ गए। अली ने तब हमसे एक बात कही जो कि पहले कभी किसी ने नहीं कही थी। कहने लगा आप ही ये आलिया भाभी आपके घर के लिए ठीक नहीं है, मतलब उसका पाँव भारी है आपके घर के लिए। जब से ये आई हैं तब से ही आपके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जा रही है। शुभाना कहती है हम ये दिक्कतों बातों को नहीं मानते। कहता आप ही आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैंने देखा सो कह दिया। अगर ये हमारे मज़हब में ऐसा होता तो कब की तलाक देकर फारिग कर देना था। तभी अबू जी को वॉशरूम आ गया। तब तो हम चुपचाप बस देख रहे थे कि अली ने बड़ी आसानी के साथ अबू जी को बड़ी एहतियात से चेयर पर बैठाया और वॉशरूम करवा कर उनका मुंह हाथ टूथब्रश भी करवा दिया और कपड़े ज़रा से भी गीले नहीं हुए और वापस रूम में लाकर बेड पर लटा भी दिया। फिर जाकर अपने मुंह हाथ को भी धो लिया। हमने उसकी तारीफ़ की कि वाह क्या बात है, तुम्हें तो ज़रा भी मसला ही नहीं हुआ। कहता मैं अपने अबू जी को संभालता रहा था, इसलिए प्रैक्टिस हो गई है। हमने उसका आज शुक्रिया अदा किया। कहता इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं आप ही, इस भाई के होते हुए आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। खैर 5 मार्च 2016 को शुबाना की बजाय मेरे साथ आलिया और हनी सलामत हॉस्पिटल गए। अबू जी की तबीयत देखकर मेरा वैसे भी दिल बड़ा गमगीन हो चुका था, पर वो दोनों तो मेरी उम्र, लुक, कद और तालीम को लेकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। पूछने लगे तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा मेरी उम्र 26 साल है। कहने लगे दोनों कि अच्छा, पर तुम तो अभी छोटी सी बच्ची बल्कि मुन्नी लगती हो। और भी इसी तरह की फजूल किस्म की बातें सुन कर आखिर मेरे आंसू ही निकल पड़े। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था वो मेरा ध्यान बटा रहे थे या फिर मुझे सब आदमियों के सामने मेरी उम्र, मेरे छोटे कद पर बेइज्जत कर रहे थे। खैर कुछ वक्त के लिए मैं अबू जी के पास बैठ गई। अबू जी की ऐसी कंडीशन देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। खुद ब खुद आंसू भी निकलते ही जा रहे थे। मैं अबू जी का सर दबाने लगी और साथ में दुआ करके उनके माथे पर क्रॉस यानी स्लीप का निशान बना देती। अबू जी बड़ी मुश्किल से आंखें खोल कर मेरी तरफ देखते और फिर दुखी होकर आंखें बंद करके आंसू बहाने लग जाते। मैं बार बार उनकी आंखों से निकलते आंसू साफ करती रही और साथ में दुआ भी जारी रखी। वैसे कहते हैं कि इन आंसुओं की ज़ुबान समझना बड़ा मुश्किल होता है ना। जिन ज़ख्मों की ज़ुबान नहीं होती तब आंसू उनकी ज़ुबान बन जाती हैं, है ना। बहरहाल 15 मिनट बाद नई मेरे पास आया। कहता मैं घर थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, तुमने जाना है तो चलो। मैं भी खामोशी से अबू जी को माथे पर बोसा देकर अबू जी को खुदाफिज करके घर चली आई। पर बाइक पर भी मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, जैसे कुछ होने वाला है, कुछ छूटने वाला है। मैंने घर आकर शुबाना और नईम को बताया अपने रोने की वजह। तब नईम को गुस्सा आने लगा। कहता अभी मैं जाकर बताता हूँ उन्हें। शुबाना को मैंने कहा उसे आवाज़ दो, उसे बोलो कुछ भी हनी और आलिया को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नईम ने हनी और आलिया को कुछ भी नहीं कहा। खुद वहाँ जाकर
خود وہاں جا کر ہنی اور عالیہ کو گھر کے لیے روانہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد فیاض بھائی بھی وہاں خیریت معلوم کرنے کے لیے چلے گئے۔ ہم دونوں گھر بیٹھی ابو جی کے لیے دعا میں بیٹھ گئیں۔ تب پھر سے شبانہ کو بھی رویا میں نظر آ گیا کہ کچھ بزرگ ابو جی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت اسے سمجھ میں آ گئی کہ ابو جی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ سب مل کر دعا کرو۔ فیاض بھائی نے ہمارا بھابھی سے کہا تھا کہ نیچے جا کے مل کر دعا کرو اور انہیں تسلی دو۔ ہم سب نے مل کر دعا کی اور پھر دوبارہ 5 منٹ بعد بھابھی نے فون سننے کے بعد ہمیں دونوں کو گلے لگا کر خبر سنائی کہ اللہ کی یہی مرضی تھی، اس کے آگے کسی کی مرضی نہیں چل سکتی۔ ابو جی آپ کے اب نہیں رہے۔ اس دن 5 مارچ کو ہمارے لیے پھر سے قیامت کی رات بن چکی تھی۔ دل تھا میرا کہ پھر سے سخت ہو گیا۔ آنسو ہی نہیں بہہ رہے تھے پر آنکھیں ساری حقیقت کو دیکھ کر قبول کر رہی تھی، پر دل نہیں مان رہا تھا۔ اور ویسے بھی ڈاکٹر تو کہہ رہے تھے کہ ابو جی کے اندر کا سارا نظام، سارے عذاب بالکل ٹھیک ہو رہے ہیں، پر بظاہر لوگ ان کی خراب تھی، اس لیے ڈاکٹر بھی پریشان تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہنی سلامت کا کہنا تھا کہ محمد نذیر لوگ یا پھر کوئی اور فیملی ان پر کوئی وار چلا رہے ہیں، بار بار ہاسپٹل بھی آنے کی کوشش کر رہے تھے، پر انہوں نے ہنی اور ہم سب پر الزام لگا دیا کہ ہمیں جان بوجھ کر راستہ خراب بتا کر گمراہ کیا۔ منور کے بچوں نے ابو جی کے جانے کے بعد اور بھی باتیں کی گئی تھی۔ جیسے ہی نعیم کے پارٹنر شہزاد نے دیکھا کہ ان کے سرپرست تو ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں تو انہوں نے اپنی پارٹنرشپ بڑی چلاکی سے ختم کر دی اور سارے پیسے کھا گیا، مکر بھی گیا، اور اس حرکت پر ذرا سا نادم بھی نہ ہوا۔ خیر فہیم بھائی کو جب فون کر کے ابو جی کا بتایا تو فہیم بھائی نے باجی زینت کو بتانے کی بجائے انہیں ڈائریکٹ ہی گھر لے آئے۔ آگے ابو جی کو چارپائی پر پڑا دیکھ کر ایک دم سے باجی حواس بھاگتا ہو کر گرنے لگی، گر گئی، بلکہ خیر گھر میں سب لوگ ماتم کا نہ تھے۔ رات کی تاریکی میں ہی سب رشتہ دار آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں سب بچوں کو لے کر لیٹ گئی تاکہ سب بچے سو سکیں۔ جیسے ہی سب سوئے میں نے اٹھ کر شبانہ کے کہنے پر اپنے کپڑے تبدیل کیے تو فہیم بھائی سحری کے وقت چائے کا سارا سامان اور ساتھ میں پاپے لے آئے تاکہ اب اتنے سارے لوگوں کا پیٹ میں آسرا تو ہونا ضروری ہے نا۔ میں نے سب کے لیے چائے بنائی، پھر فہیم بھائی اور باجی کا دیور نعیم سب کو چائے رس دیتے جا رہے تھے۔ اگلے دن آنٹی عذرا اور انکل ندیم بھی دونوں آ گئے تھے۔ ہم اب انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، ان کی ساری حرکتوں کو نظر انداز کر گئے تھے۔ سارے مہمانوں کو میں اور اینجل اگلے دن مل کر کھانا سرو کرنے لگے۔ بڑی مشکل سے منہ پر نقلی سکون اور ہلکی سی مسکان سجا کر ریلیکس ہونے کا ڈرامہ میں کرتی رہی، پر حیرت ہے میں نے یہ ڈرامہ کیا۔ ابو جی کو ان کے نیک گھر میں لے جایا گیا۔ ہم تو ایک دم سے اتنے اکیلے ہو گئے تھے، پر پھر بھی ہم نے ہمت کے ساتھ کام لیا۔ پرویز بھائی نے ہم سب کو گیت تیار کروایا کہ تیسرے دن ہم سب بہنوں نے مل کر گیت گانا ہے۔ اس کے بول کچھ یوں تھے: ابا تیریاں گلاں ہن میں یاد کراں، کیونکہ وہ سر تال جانتے تھے اور چرچوں میں گیت بھی گاتے تھے۔ خیر کچھ دن کے لیے آنٹی شازیہ اور سب باجی زینت یہ سب لوگ مل ہمارے پاس ہی مقیم رہے۔ میری تو طبیعت ہر وقت مزید خراب رہنے لگی تھی کھانسی کی وجہ سے۔ سب مہمانوں سے چھپ کر میں اوپر دوسرے پورشن والے کمرے میں جا کر لیٹی رہتی اور کھانستی رہتی۔ شبانہ کے کہنے پر سب مجھے بھی اپنے بیٹے ابھی کے بیمار ہونے پر پرویز بھائی کے ساتھ شرازی کے پاس لے گئی۔ تب سے میری میڈیسن سٹارٹ ہو گئی تھی اور آشیانہ اس کے مالکان گھر خالی ویران کر کے ہمیشہ کے لیے خاک میں سمانے جا چکے تھے، اور ہم دونوں کو دنیا کے بے درد ہاتھوں میں کھلونا بنا کر انہوں نے اپنی الگ سے دنیا کیوں بسائی، یہی میں دن رات سوچتی رہتی، کیونکہ کمبخت کھانسی کی وجہ سے میری راتوں کی نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ رات تو سب کے مقدر میں ہوتی ہے، پر نیند سب کے مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہر وقت میرے نڈال ہونے کی وجہ جاننے کے لیے شبانہ نے میرا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے اندر ریڈ بلڈ سیل ہی نہیں بن رہے، ایچ لیول کی کمی، خون کی کمی، اور بھی پتہ نہیں کس چیز کی کمی، پر پھر بھی میں زندہ چل پھر رہی تھی۔ یہ خدا کا ہی کرشمہ اور بلیسنگ تھی۔ خیر ابو جی جیسے ہی گئے تو عالیہ صاحبہ نے بھی اپنا اصل رنگ روپ ظاہر کر دیا۔ گھر میں زیادہ مہمان ہونے کی وجہ سے عالیہ کا شیشے کا میز پکڑ کر باہر بڑے بزرگوں نے صحن میں رکھی پیٹی پر رکھ دیا تاکہ
रख दिया ताकि बच्चे ना तोड़ डालें। मैं तो ड्राइंग रूम में सोफ़े पर जाकर लेट गई और शबाना बाजी, ज़ीनत, आंटी शाजिया और बाकी बच्चों समेत ऊपर तीसरे पोर्शन की छत पर चले गए। बस सबा अबू जी के रूम में ही लेटी रही क्योंकि प्रेग्नेंट थी। और तभी आलिया अपने कमरे से बाहर आई और अपने शीशे के मेज़ को पेटी पर पड़ा देखकर बिलावजह बोलने लगी। हालांकि इतने दिनों से मेज़ पेटी पर ही था, तब नहीं बोली। इतने दिनों बाद ऊंचा ऊंचा बोलने लगी। मेरा 10,000 का मेज़ कैसे फेंका हुआ है, और भी बहुत सारी अहमी बातें करने लगी। तो सबा ने इसे कहा कि ये आप बार बार बोली जा रही हो कि मेरे साथ धोखा हुआ है। कौन सा धोखा हुआ है, मुझे भी तो पता चले। कहती शादी से पहले बताया गया था नीम का अपना कारोबार है, पार्टनरशिप है, पर शादी के बाद पता चल रहा है वो तो जॉब कर रहा है वहाँ। ये धोखा नहीं तो और क्या है। फिर सबा ने कहा कि ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, और आप अब जानबूझकर इल्ज़ामात लगा रही हो। जब अबूजी हॉस्पिटल गए थे तब भी शहजाद पार्टनरशिप के सारे पैसे बड़ी चालाकी से हड़प कर गया था, इसलिए वो अब जॉब कर रहा है। ये अच्छी तरह से आप जानती हैं, और जानबूझकर ऐसी बातें करके अपना भी और हमारा भी मूड ख़राब कर रही हैं। और भी वो बातें और इल्ज़ामात लगाती रही, और सबा कौन सा कम थी, वो भी उसी तल्ख लहजे में ही जवाब देती रही। पहले तो मैं उठकर जाने लगी, फिर मैंने देखा कि सबा अच्छे जवाबात से नवाज रही है। फिर दोबारा मैं लेट गई। इतनी देर में ऊपर से सब लोग सोफ़ा लेकर नीचे आ गए। बाकी की सारी कसर शबाना ने आलिया की पूरी की। ये आलिया का दूसरा ड्रामा था आशियाना हाउस में। खैर, अगले दिन आलिया मुझसे फिर से कहने लगी, ये क्या आप लोगों ने कालीन बिछाई हैं, इनको उठाकर हम क्यों ना चटाइयाँ बिछा लें ताकि नीचे से फर्श पर भी झाड़ू पोछा लगता रहेगा। मैंने कहा, नहीं भाभी, हम ये कारपेट बचपन से देखते आ रहे हैं, हमें अब इसकी आदत पड़ चुकी है, इसलिए सॉरी, हम ये नहीं उठा सकते। फिर भी वो मेरा जवाब सुनने के बावजूद बोलती ही जाए, बस एक ही रट लगाई जाए, कालीन की जगह चटाइयाँ बिछा लेते हैं। मैंने बेजार होकर शबाना को मुखातिब किया कि शबाना, ये तुम्हारा केस है, इसे तुम ही हैंडल करो। तब शबाना ने उसको जवाब दिया। फिर कहीं जाकर वो चुप हुई। और जनाब, अब ये इनका तीसरा ड्रामा था आशियाना हाउस में। खैर, बाकी की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू, बाय।